तो भाई जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ भाई सारे बच्चे मस्त हैं। और आज हम बेसिकली बात करेंगे अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर भाई आपका राइट टू फ्रीडम कंप्लीट किया था। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कंप्लीट किया था। आज हम उसके आगे की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वहां तक उम्मीद करता हूँ भाई किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा आपका। ठीक है, तो आज हम बेसिकली बात करेंगे किसके, आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, आपके रिलीजियस के हिसाब से जो भी आपके जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में आज हम बेसिकली बात करेंगे। भाई पहले मुझे आप लोग ये बताइए, किसी बच्चे को अगर प्रीवियस क्लास में अगर कोई भी डाउट है तो पहले इस बारे में हम बात करते हैं। उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो चलिए भाई बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 से लेके जो आर्टिकल 28 है वो इस पर्टिकुलर जो आपका आर्टिकल आपका फंडामेंटल राइट्स है इससे डील करता है भाई। ठीक है, पहले हम बात करते हैं भाई आर्टिकल 25 के बारे में। ठीक है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस टू फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। देखो, अब भारत के अंदर इतनी आबादी है, ठीक है, और इंडिया कैसा, इंडिया आपका सेकुलर स्टेट है। कैसा स्टेट है आपका? ये सेकुलर स्टेट है। ठीक है, तो किसी भी इंसान जो आपके सिटीजन है इंडिया के, उन पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन को फॉलो करें। सपोज करो कोई एक पर्सन है, सपोज करो ये एक पर्सन है बच्चे, ये क्या है, ये आपका हिंदू है। क्या आपका ये हिंदू है? ठीक है, बट इसको लगता है कि इसको अब क्या बनना है, इसको क्रिश्चियन बनना है। क्या बनना है इसको? अब क्रिश्चियन बनना है। तो ये फ्री है अपने हिसाब से, गवर्नमेंट इसको पूरी छूट देती है कि भाई आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, इसके ऊपर कोई भी बाउंड नहीं है। तो ये वही बताना चाह रहा है बच्चे आपका कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस ऑफ फ्री प्रोफेशन। ठीक है, आपका कोई भी प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, किसी भी आप धर्म को अपना सकते हो, आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 25 गारंटीड दैट द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, द फ्रीडम ऑफ प्रोफेश प्रैक्टिस प्रोपोगेशन टू ऑल सिटीजन। ठीक है, जितने भी आपके सिटीजन हैं सबको भाई फ्रीडम है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। और धर्म के अंदर सपोज करो जैसे हमारे हिंदू हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है भाई, यहाँ पर आपके जो भी रिलीजियस जो फैक्टर्स होते हैं आपके, कि आपको कोई पूजा पाठ करनी है तो आप उसके लिए भी फ्रीडम है भाई, आपको कोई भी बाउंड नहीं करता है भाई। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि इंडिया क्या है, इंडिया आपका सेकुलर स्टेट है। कैसा स्टेट है आपका? सेकुलर स्टेट है। इंडिया में आपके बहुत सारे धर्म हैं आपके। ठीक है, तो इंडिया में आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, कोई भी बाउंड नहीं है। उम्मीद करता हूं ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। और देखो जो आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है बच्चे, यहां से आपके डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा के आते हैं। ठीक है, कि कौन सा स्टेटमेंट किस आर्टिकल को लिंक कर रहा है आपका। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं आपका आर्टिकल 26 के लिए क्या कह रहा है आपका, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। ठीक है, जितने भी आपके रिलीजियस अफेयर हैं भाई, आपके किसके रिलीजन के हिसाब से आप सबको मैनेज कर सकते हैं, उस पर भी किसी तरह कोई भी बाउंड नहीं है आपका। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, द आर्टिकल प्रोटेक्ट कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, आपकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या करता है, आपके ये प्रोटेक्ट करता है। कौन सा? आपका आर्टिकल 26। शॉर्ट सभी को ये पॉइंट। ठीक है, तो आप किसी भी जो सपोज करो जो मैंने अभी एक पॉइंट बताया था कि आप किसी भी रिलीजियस को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें जो भी आपके कल्चरल या फिर जो भी रिलीजियस अफेयर हैं आपके, आप उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको आप आराम से सेलिब्रेट कर सकते हैं भाई। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे आर्टिकल 27 के बारे में। तो फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, सपोज करो मेरे को लगता है कि मैं किसी भी एक रिलीजियस को भाई कुछ फंड करूं कि उसके डेवलपमेंट के लिए, उसको स्प्रिच करने के लिए। ठीक है, तो मैं फ्री हूं भाई, मैं अपने जेब से जो भी मेरे पास जो पेमेंट है, मैं अपने जो भी है भाई किसी भी रिलीजन को प्रमोशन के लिए मैं कर सकता हूं, कोई भी उसके ऊपर बाउंड नहीं है बच्चे आपका। ठीक है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, बुद्धिज्म हो, आप अपने जो भी आपको लगता है कि आप किसी भी रिलीजियस को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसके स्प्रेड के लिए, उसके विस्तार के लिए आप अपनी जेब से कुछ भी धनराशि आप खर्च कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं है बच्चे आपका। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, द स्टेट शुड नॉट स्पेंड द पब्लिक मनी। अब वो स्टेट के बारे में बात कर रहा है आपका, ये आपके गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है। कैसे गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है कि कोई भी सरकार, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट अपना जो पब्लिक मनी है, जो टैक्स के फॉर्म में जो कलेक्ट करता है, वो किसी भी रिलीजियस को स्प्रेड करने के लिए उस पैसे को खर्च नहीं करेगा। क्या कह रहा है, द स्टेट शुड नॉट स्पेंड द पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय द वे ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस के फॉर्म में जो हम पैसा देते हैं सरकार को, ठीक है, वो पैसा सरकार किसी भी रिलीजियस को
प्रमोट करने के लिए खर्च नहीं करेगी। ये पॉइंट आपके यूपीएससी एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर ये दोनों स्टेटमेंट पूछा गया है और क्वेश्चन में ये पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट या फिर नॉट करेक्ट। ऑप्शन देगा ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये दोनों स्टेटमेंट बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या कह रहा है कि आप किसी भी रिलीजियस जो है, आप किसी भी रिलीजियस को, ठीक है, आप टैक्स मतलब पे कर सकते हो उसके स्प्रेड के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए आपको कोई भी प्रतिबंध नहीं है। बट सरकार जो आपसे टैक्स के फॉर्म में जो अपना रेवेन्यू जनरेट करती है, जो हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उस टैक्स के फॉर्म जो आपका मनी है उसको किसी भी रिलीजियस को प्रमोट करने के लिए यूज नहीं करेगी। शॉर्टेड। ये दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली आई थिंक 18 या 19 में आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है भाई आपका, ठीक है। तो ये एक इमेज है इसके साथ, क्लियर। और ये इस आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। फिर आर्टिकल 28 है बच्चे, क्या कह रहा है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। जो आपके गुरु महात्मा जो होते हैं, आप उनका जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करने के लिए आप कोई भी आप फ्री हो आप, ठीक है। और नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है आपके शैल प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली मेंटेन आउट बाय स्टेट फंड, ठीक है। अगर सरकार के फंड से कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चल रहा है तो वहां पर आप किसी भी धर्म को आप प्रमोट नहीं कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन आपके एनडीए एग्जाम के अंदर पूछा गया और ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्या आपका, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है आपका, क्लियर सभी को। क्या कह रहा है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड, क्या आपका, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली मेंटेन, होली कंप्लीटली जो मेंटेन हो रहा है भाई किसके, स्टेट के ऊपर, जो सबकी सरकार के जो फंड है उसके ऊपर कोई भी इंस्टीट्यूट अगर वो रेगुलेट हो रहा है तो उसमें किसी भी तरह का ये यूज नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, ठीक है। तो हम सारे धर्मों के बारे में मतलब किसी भी हम स्पेशल धर्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं बच्चे आप, क्लियर। तो ये है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उम्मीद करता हूं ये आपको जो चार हैं आपको ये आपको समझ में आ गए होंगे, क्लियर। चलिए भाई बात करें किसके बारे में, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात करते हैं, जिससे आपका आर्टिकल 29 एंड जो आर्टिकल 30 वो डील कर रहा है। कौन सा आपका, कल्चर एंड जो आपका एजुकेशनल राइट्स है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये भी यूपीएससी में काफी बार पूछा है। अभी हम बात करते हैं क्यों पूछा जाता है भाई ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है भाई आपका, आर्टिकल 29 के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अब देखो जो बच्चे यहाँ पर जो माइनॉरिटीज टर्म है आपका, क्या कह रहा है आपका, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। अब देखो यहाँ पर जो माइनॉरिटीज है वो किसी कास्ट के बेस पे नहीं बता रहा, किसी को भी कास्ट के बेस पे नहीं बता रहा। अब देखिए जो यहाँ पर जो माइनॉरिटीज हैं बच्चे उसका टर्मिनोलॉजी क्या है आपका, देखो माइनॉरिटीज कौन है, देखो इंडिया है, इंडिया में जो बच्चे आपके हिंदू हैं, क्या आपके जो हिंदू हैं बच्चे वो क्या है आपके, वो मेजोरिटी है, क्या आपके मेजोरिटी है, क्योंकि 50% से ज्यादा भाई इंडिया में हिंदू लोग रहते हैं बच्चे आपके, ठीक है। रेस्ट हिंदू को छोड़ के चाहे आपका मुस्लिम है आपका, ठीक है, चाहे आपका क्रिश्चियन है आपका, जैन है आपका, बौद्ध है, पारसी है, सिख है आपका, ये सारे कैसे हैं भाई, ये आपके सारे क्या हैं आपके, ये माइनॉरिटीज हैं। कैसे आपके ये जो और रिलीजन कैसे हैं आपके, माइनॉरिटीज हैं आपके। तो क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में यहां पर बात कर रहा है आपका, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, क्या कह रहा है आपका, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो पूरे इंडियन टेरिटरी के बारे में बात कर रहा है, हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑन इट्स ओन। जो अब जो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, जो माइनॉरिटीज हैं उनका कोई भी स्क्रिप्ट है, कोई भी लैंग्वेज है उसका, ठीक है, या कोई भी उनका कल्चर है, shall have the right to conserve, उनको कंजर्व करने क्या है भाई, उनको आजादी है, ठीक है, क्या है, उनको आजादी है। अब जैसे यहीं पर मैं बात करता हूं जो आपके मुस्लिम्स जो आपके स्कूल चलते हैं, ठीक है, उसके बारे में, मदरसा जो होता है आपके, तो मदरसा आपका एक एजुकेशनल बोर्ड भी है, क्या आपका एजुकेशनल बोर्ड भी है बच्चे, तो उसके बारे में ये बात कर रहा है आपका। माइनॉरिटीज इंडिया, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन एंड जो पारसी है क्या है आपके, ये माइनॉरिटीज इन इंडिया है आपके, ठीक है। और क्योंकि क्यों, क्योंकि ये आपके पॉपुलेशन क्या होगी, इनकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सबसे ज्यादा हिंदू है, देन आपका मुस्लिम, देन आपका क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, देन आपका जैन। ये आपको टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं माइनॉरिटीज से पॉपुलेट कौन सा आपका, तो मुस्लिम है। क्या कह रहा हूं मैं, माइनॉरिटीज के हिसाब से सबसे ज्यादा पॉपुलेट जो आपके माइनॉरिटीज हैं वो कौन है, आप मुस्लिम्स आपके, देन आपके क्रिश्चियंस आते हैं, देन आपके सिख आते हैं, देन आपके बुद्धिस्ट, देन आपके जैनिज्म आते हैं,
क्लियर? तो आर्टिकल 29 इन सब के बारे में डील कर रहा है। क्लियर सभी को ये पॉइंट? चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, कल्चर एंड एजुकेशन राइट के बारे में। आर्टिकल 30 जो है इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। आर्टिकल 30 क्या कह रहा है बच्चे आपका? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो जो मैंने आपको मदरसा के बारे में जो बताया था, या फिर जो क्रिश्चियन जो आपके स्कूल होते हैं उसके बारे में बताया था, ये किसके बारे में बात कर रहा है आपका? ये आपके जो राइट टू जो आपके माइनॉरिटीज को जो प्रोटेक्ट करने के बारे में बात कर रहा है। तो उन्हीं के हक में कि अगर उनका कोई भी कल्चर है, कोई लैंग्वेज है उनका, कोई स्क्रिप्ट है उनका, तो उसको हम क्या करेंगे भाई? कंजर्व करेंगे। ठीक है, तो राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, देख पा रहे हैं मदरसे की आपकी इमेज आपकी। ठीक है, मदरसा स्कूल ऑफ एजुकेशन ये बोर्ड है, जैसे हमारा सीबीएसई है, आईसीएसई है, स्टेट बोर्ड है, ऐसे आपका मदरसा स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड भी है आपका। क्लियर? तो ये है आपका आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 30 भाई आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे यहाँ पर। क्लियर? सभी को पहले ये बताओ भाई, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले इस बारे में बात करते हैं। करो भाई फटाफट कमेंट करो भाई, यहां तक क्लियर सभी को? चलिए भाई अब बात करते हैं इसके बारे में। देखो आर्टिकल, देखो यहां पर बात कर रहा है आर्टिकल 32। ठीक है, अब देखो यहीं पर है पहले आपका आर्टिकल 31 कहां गया, किसी ने नहीं पूछा, बात करते हैं। आर्टिकल 31 जो था बच्चे आपका 31 वो क्या था आपका? पहले राइट टू प्रॉपर्टी। क्या था आपका? राइट टू प्रॉपर्टी था पहले। ठीक है, बट आपका 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसको क्या करते हैं भाई बच्चे? इसको रिमूव कर दिया गया था, इसको रिमूव कर दिया गया था। और आज की डेट में जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है आपका, ये क्या है? अब आज की डेट में ये क्या है आपके? लीगल राइट। क्या है आपके? ये लीगल राइट है। और कौन सा आर्टिकल डील कर रहा है इससे? आर्टिकल 300A डील कर रहा है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चे कौन सा आपका? राइट टू प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, ये काफी बार पूछा गया है आपका कि कौन से अमेंडमेंट से जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको रिमूव किया गया है। तो याद रखना 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से रिमूव कर दिया गया है। और आज की पहले क्या था? पहले ये आपका फंडामेंटल राइट था, आज की डेट में ये आपका लीगल राइट है। और जो आर्टिकल 300A इससे डील कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने काफी बार रिपीट किया, तो रिपीट लिख दो क्या आपका? काफी बार ये आपका रिपीट किया गया है। शॉर्टेड पॉइंट सभी को। तो आर्टिकल 31 क्या था आपका? राइट टू प्रॉपर्टी है। ठीक है, पहले ये आपका फंडामेंटल राइट था, बट आपका 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसको रिमूव कर दिया गया है। और आज की डेट में क्या है आपका? लीगल राइट है, आर्टिकल 300A। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर होगा। पहले ये बताओ भाई, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसके बारे में? आपके आर्टिकल 32 के बारे में। किसके बारे में? आर्टिकल 32 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 32 क्या कह रहा है आपका? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? रेमेडीज के बारे में बात कर रहा है। क्या कह रहा है आपका आर्टिकल 32? द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश द लीगल रेमेडीज टू प्रोटेक्ट दीज राइट। ठीक है, जितने भी आपके फंडामेंटल राइट है उनको प्रोटेक्ट कौन करता है बच्चे? आपका आर्टिकल 32 क्या करता है भाई? उनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द वायलेशन बाय द स्टेट और अदर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, किसी बारे में बात कर आपके? प्रोटेक्ट करता है, जैसे वायलेशन से प्रोटेक्ट करता है बाय द स्टेट और अदर इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल। ठीक है, इट अलाउ इंडियन सिटीजन टू पिटिशन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू हैव देयर राइट इन्फोर्स। ठीक है, अगर आपका किसी कारणवश, अब देखो यहां पर जो एक्सेप्शन है बच्चे, अगर आपका किसी कारणवश भैया अगर किसी भी प्लेस पे या किसी भी रीजन में अगर इमरजेंसी इंप्लीमेंट है, कौन सी आपकी? नेशनल इमरजेंसी होगी, आपकी स्टेट इमरजेंसी होगी, किसी भी कारणवश अगर ये इमरजेंसी इंप्लीमेंट है, तो उस कंडीशन में आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो, क्योंकि किसी वैलिड रीजन पे भाई वो इंपोज करी गई है। बट एक्सेप्ट कौन सा आपका? एक्सेप्ट कौन सा? आर्टिकल 20 एंड जो आर्टिकल 21 है, इनको छोड़ के आपके जितने भी फंडामेंटल राइट हैं, अगर वो इमरजेंसी ड्यूरेशन में भाई आपके वैसे ही नल है, तो आप उस कंडीशन में अपने राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं मूव कर सकते हो। हाँ, अगर इमरजेंसी इंपोज है और उस केस में भी आपका आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 आपका वायलेट होता है, तो आप डेफिनेटली भाई जुडिशरी का गेट खटखटा सकते हैं इंसाफ के लिए। किसका? जुडिशरी का गेट खटखटा सकते हैं, किसके लिए? आपके इंसाफ के लिए भाई। क्लियर सभी को? तो ये जो पॉइंट है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। और सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? एंड द पार्लियामेंट क्या कह रहा है आपका? द पार्लियामेंट also empower any other court of issue similar writ under the article 32। देखो आर्टिकल 32 क्या है बच्चे? आपकी रिट की पावर। कैसे? आपकी रिट की पावर है। ठीक है, इन केस, देखो इन केस अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, तो उस कंडीशन में आप सीधा
सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट में जब जो जुडिशरी के अंदर भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम बात करेंगे इसके रिट पावर के बारे में, रिट के पावर के बारे में बात करेंगे। तो वहां पर भी जो आर्टिकल 32 है वो सीधा डील करता है किससे, आपके सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। यहीं पर बात करते हैं भाई हाई कोर्ट के बारे में। तो हाई कोर्ट की जो रिट पावर है वो है आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग उनकी पावर आती है, ठीक है। और याद रखना बच्चे, हाई कोर्ट के पास पावर है कि जो आपका फंडामेंटल राइट आपका वायलेट हुआ है उस केस पे रिट इशू कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो बाउंड नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, अगर आपका किसी कारण आपका जो वायलेशन होता है किसका, आपका फंडामेंटल राइट का, ठीक है, तो बच्चे जो आपका हाई कोर्ट है ना वो नॉट बाउंड, ठीक है, वो बाउंड नहीं है कि वो आपको रिट जारी करे। बट याद रखना सुप्रीम कोर्ट भाई क्या है, आपका बाउंड है। क्या सुप्रीम कोर्ट क्या है, आपका बाउंड है। किसके लिए भाई, रिट को इशू करने के लिए कि आपका फंडामेंटल राइट क्यों वायलेट हुआ। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके यूपीएससी एग्जाम के अंदर आ चुका है कि क्या हाई कोर्ट बाउंड है भाई रिट देने के लिए इन केस अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। तो नहीं, हाई कोर्ट आपका बाउंड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बाउंड है भाई रिट को इशू करवाने के लिए अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 226। क्लियर शॉर्टेड सभी को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चे जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो ह्यूमन राइट के बारे में बात कर रहा है आपका शॉर्टेड, ठीक है। अब देखो ह्यूमन राइट्स है बच्चे, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, ये वॉयलेट अगर आपका हो जाता है इन केस, ठीक है, तो आप सीधे जाओगे भाई कहां पर, आपके सुप्रीम कोर्ट में या फिर आपके हाई कोर्ट में। बट बच्चे याद रखना सुप्रीम कोर्ट बाउंड है। क्या सुप्रीम कोर्ट क्या है, अच्छा आपका बाउंड है रिट को इशू करने के लिए। बट जो हाई कोर्ट है वो नॉट बाउंड, ठीक है, नॉट बाउंड है भाई। क्लियर सभी को, ठीक है। अब यहीं पर हम बात करते हैं भाई आपकी 5 टाइप की रिट्स आती हैं जिसको हम जुडिशरी के अंदर भी पढ़ेंगे और यहां पर इनका ओवरव्यू भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो बेसिक काम है ये आपका जुडिशरी का काम है, ना कि आपके फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो जब जुडिशरी पढ़ेंगे तो हम डेप्थ में पढ़ेंगे, अभी यहां पर हम खाली ओवरव्यू देख लेते हैं। आपकी टोटल 5 तरह की रिट होती है बच्चे, कौन कौन सी आपकी देख लेते हैं। सबसे पहले होती है आपकी हिबियस कॉर्पस। कौन सा आपका हिबियस कॉर्पस होती है। इसका मतलब क्या, टू हैव द बॉडी। देखो ये किसके लिए, टू डायरेक्ट रिलीज अ पर्सन अगर उसको डिटेन किया गया है अनलॉफुली, ठीक है, अगर किसी भी इंसान को अनलॉफुली डिटेन किया गया तो उस कंडीशन में आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना हिबियस कॉर्पस बोलेगा कि भाई प्लीज इसको आप तुरंत रिलीज करें, ठीक है। फिर बात करते हैं भाई सर्जरी के बारे में। सर्जरी का मतलब क्या, टू बी सर्टिफाइड द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू रिमूव अ प्रोसीडिंग फ्रॉम अ लोअर कोर्ट और ब्रिंग इट बिफोर इटसेल्फ, ठीक है। इन केस अगर जो कुछ कोई केस पेंडिंग होते हैं लोअर कोर्ट के अंदर तो हाई कोर्ट उन केस को अपने पास मंगवा लेता है भाई, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रोहिबिशन के बारे में। अब प्रोहिबिशन कब लगता है भाई, क्या कह रहा है प्रोहिबिशन का मतलब क्या, टू बी प्रोहिबिट, रोकना किसी को, टू प्रोहिबिट अ लोअर कोर्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग ऑन अ केस। देखो इन केस अगर जो आपका जो लोअर कोर्ट है अगर वो अपनी पावर से ज्यादा बड़ी जुरिडिक्शन दे देता है तो उस केस में जो आपका हायर कोर्ट होते हैं वो उसको प्रोहिबिट कर देते हैं, उसको बाउंड कर देते हैं कि आप अपने लेवल पे ही जजमेंट दीजिए, ठीक है। फिर आता है मेंडमस, इसका मतलब होता है आपका वी कमांड। क्या होता है इसका, वी कमांड होता है। अब वी कमांड मतलब क्या होता है बच्चे, टू डायरेक्ट अ पब्लिक अथॉरिटी टू डू इज ड्यूटी, ठीक है। इन केस जो आपकी पब्लिक कोई ड्यूटी है आपकी, ठीक है, कोई आपकी पब्लिक जो आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है, कोई बॉडी है, अगर वो काम सही से नहीं कर रही है तो उस केस में जुडिशरी है आपका वो मेंडमस अपनी जो रिट है बच्चे वो दे देगी और बोलेगी कि टू हैव टू वी कमांड कि आप अपने काम को सही से करें। फिर आता है आपका क्यू वारंटो, किसे, क्यू वारंटो, ठीक है। आपको किस ऑथोरिटी से आप किसी की पोजीशन को लिया, टू डायरेक्ट अ पर्सन टू वैकेंट एनी ऑफिस एज्यूम रॉन्गफुली। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पद को रॉन्गफुली भाई अपना यूज करता है तो उस कंडीशन में ये वाली रिट दी जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं भाई आप लोग को रिट समझ में आई होगी, ठीक है। बेसिकली इसका जो डेप्थ एनालिसिस है हम बात करें जुडिशरी के अंदर, ठीक है। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं और आपको अगर बेसिक अपने क्लियर नहीं है तो प्लीज ज्वाइन द विक्रम बैच। कौन सा आपका विक्रम बैच ज्वाइन करें और यूज कोड Y598S फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। यहां पर आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लास मिलेंगी, आपको एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। पर्सनल जो आपकी ट्रेनिंग है वो मिलेगी आपको, 24/7 रिकॉर्डिंग अवेलेबल मिलेगा। एंड आपको अगर कोई इश्यू होता है तो हमसे डायरेक्ट आपको कांटेक्ट करने का मौका भी मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें भाई, ठीक है। और अड्डा 247 की जो एप्लीकेशन है भाई उसको ज्वाइन करें, इंस्टॉल करें,
वहां पर आपको डेली बेस पे करंट अफेयर्स, न्यूज फीड्स, आपको सारी चीज वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, जब तक के लिए भाई जय हिंद।